Hello dear students, welcome back to this lecture. In this particular topic, we will cover your exercise 1.1 as per the latest syllabus. So without wasting your much time, let's start the topic and we will cover each and every logic behind that question also. So the very first thing that we have to see is the fundamental theorem of arithmetic. What does it mean? ये क्या आपका मीनिंग है यहाँ पे, कैसे ये चलेगा, ये आपको सब अभी बताना है मुझे। तो पहले तो बहुत नॉर्मल सा इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपका क्या है? ये है बेसिकली एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. मीनिंग यहाँ पे क्या है आपके, बेसिकली बेटा दो तरीके के नंबर्स होते हैं। एक आपकी लाइफ में होता है प्राइम नंबर्स और एक आपकी लाइफ में होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली दो ही टाइप के नंबर आपकी लाइफ में होते हैं। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और या जो वन से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे है थ्री को अगर आप देखो तो थ्री क्या होगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा। सो द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड द नंबर वन, है ना। तो जो थ्री एक नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद से ही डिवाइड हो रहा है, या तो ये वन से हो रहा है। ऐसे ही अगर आप देखें फाइव, तो जो फाइव है वो सिर्फ अपने आप यानी खुद से यानी फाइव से ही डिवाइड होता है या वो वन से ही डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर्स तो बेटा वो नंबर्स होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं या जो वन से डिवाइड होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे फोर है, तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं। ये खुद से भी डिवाइड होते हैं, ये वन से भी डिवाइड होते हैं और ये नो डाउट अगर आप देखो तो टू से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे क्या बताया गया है, प्राइम और कंपोजिट अगर आपको क्लियर है तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डेफिनेशन इसका क्लियर कर दूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा उसको हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि यहाँ पे 12 है, तो 12 को अगर आप देखो तो आप उसको लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू टू, 3। ठीक है, सो 2 इंटू टू इंटू 3 की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, आपने देखा ये प्रोडक्ट हो रहा है। ये किसका प्रोडक्ट हो रहा है? ये प्रोडक्ट हो रहा है प्राइम नंबर्स का, है ना, क्योंकि 2, 2 और 3 जो हैं हमारे वो प्राइम नंबर्स हैं। तो बेसिकली हर कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही लिखा जाता है। जहां पे ये फैक्टराइजेशन उसने बोला है कि ये जो फैक्टराइजेशन है आपका ये यूनिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये यूनिक है तो यूनिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे उसको भी क्लियर करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो फैक्टराइजेशन हो रहा है हमारा यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू थ्री, ये एक यूनिक फैक्टर है। आप चाहें तो इसको 2 इंटू थ्री इंटू टू भी लिख सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसको 3 इंटू टू भी लिख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जब भी आप किसी चीज का फैक्टर करते हैं तो वो हमेशा यूनिक फैक्टर्स ही निकल के आते हैं। मतलब यूनिक बोले तो एक जैसे ही फैक्टर ये हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे इन्हें 2 इंटू थ्री लिखो, चाहे आप इन्हें 3 इंटू टू लिखो। तो यही आपको बताया गया, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। और ये जो ऑर्डर होता है ना प्राइम नंबर्स का, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि चाहे आप 2 इंटू थ्री लिखें, चाहे आप 3 इंटू टू लिखें। ठीक है, तो ये था आपका बहुत छोटा सा डेफिनेशन और इसी को बोला गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, या कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इसमें होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन थी। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर क्या नंबर वन जो होता है, आई मीन इफ आई से यू कि सर जो नंबर हमारा है वन, है ना,
तो नंबर 1 क्या हमारा प्राइम होता है या हमारा कंपोजिट होता है? तो सॉरी टू से, ना तो ये आपका कंपोजिट नंबर है और ना ही आपका ये प्राइम नंबर होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो नंबर 1 जो होता है ना वो आपका प्राइम होगा, ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये तो था इसका बहुत छोटा सा थ्योरी जो भी हमने डिस्कस किया। और वहीं अगर आप इस एग्जाम्पल को भी लेना चाहें 32760, जो कि एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, तो जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 की फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। दैट इज वाई ये एक कंपोजिट नंबर है। और आप इसको, क्योंकि 2 यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 3 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये आपका 3 स्क्वायर बन जाएगा। और 5 7 13 क्योंकि एक सिंगल टाइम ही लिखे गए हैं, तो आप इन्हें मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं। तो ये तो है बहुत छोटा सा थ्योरी जो अभी हमने डिस्कस किया। आई वॉन्ट यू गैस टू राइट ईच एंड एवरीथिंग जो अभी तक आपको बताया गया है। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर से एक बार लिखने का ट्राई करें। ठीक है। सो अब बढ़ेंगे हम अपने टॉपिक में आगे। तो अगर आपको ये थ्योरी क्लियर है तो अब मैं इसको यहाँ रब करने जा रहा हूं इस पूरी चीज को। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल। मैं पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ डिस्कस कर लेता हूं। एनसीईआरटी का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। वो आपसे ये पूछ रहे 7 इंटू 11 इंटू 13 ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो अगर आप देखें तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये जो यहाँ लिखा है, आप अगर चाहें तो यहां से 13 को कॉमन ले सकते हैं। और अगर आपने यहाँ दोनों से 13 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, है ना। ये 7 इंटू 11 यहाँ से बचा। और 13 अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा बेटा सिर्फ प्लस का 1। ठीक है। अब आपको पता है 13 का मल्टीप्लीकेशन अब इन दोनों के प्रोडक्ट के सम के बराबर है। तो 7 इंटू 11 77, और 77 में अगर 1 प्लस करोगे आप तो 78 आएगा। एंड दिस इज नथिंग बट 13 इंटू 13 इंटू 6, है ना। 13 इंटू 6 होता है। और फर्दर इस 6 को भी आप ब्रेक कर सकते हो क्योंकि कंपोजिट नंबर में सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो हम इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते। फर्दर अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13 यानी 13 का स्क्वायर, और 6 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3। सो क्लियरली आपने देखा ये जो मेरा नंबर है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मेरा यहाँ पे नंबर है, तो ये 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 बना है। तो ये क्या है इस डेफिनेशन के हिसाब से, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बन चुका है ना। तो जब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बन चुका है तो डेफिनेटली इसको एक कंपोजिट नंबर बनना ही पड़ेगा। ठीक है। ये तो था आपका पहला पार्ट। अब अगर इसके सेकंड पार्ट में मैं जाऊं तो द थ्योरी इज सेम। इस बार क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब अगर मैं यहां से 5 को कॉमन ले लूं दोनों से तो यहां बचा 7 इंटू 6, ये आपका बचा 5, तो आपने कॉमन ले लिया था। 4 इंटू 3 इंटू 2 बचा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 बचा। और यहां से भी अगर आपने 5 को कॉमन लिया था तो यहाँ पे प्लस का 1 बचा। इट्स वेरी इजी लॉजिक। अब नथिंग यू हैव टू डू, यू हैव द नॉर्मल कैलकुलेशन। 7 इंटू 6 इज योर 42, ठीक है, और 4 इंटू 3 इज योर 12 एंड 12 इंटू 2 इज योर 24। और इसमें क्या होगा प्लस का 1। तो अगर मैं 42 और 24 का मल्टीप्लीकेशन करवाऊं तो 4 इंटू 2 होता है 8, 4 इंटू 4 होता है आपका 16,
2 इंटू टू होता है 4 और 4 इंटू टू होगा यहाँ पे 8, तो आपको ये मिलेगा 8 0 10, है ना। और अगर मैं इसमें 1 का प्लस करवा दूं, यानी इस 1 का प्लस करवा दूं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 0 0 9। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में अब करना क्या है। अब अगर आपको लगता है कि ये 1009 फर्दर फैक्टराइज हो सकता है तो बिल्कुल करिए। तो इस क्वेश्चन को अब आप खुद ट्राई करेंगे आराम से घर पे कि क्या इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किन नंबर्स में। सो फिलहाल तो आपके लिए ये एक टास्क की तरह मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो श्योरली 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 आपको यहाँ पे कंपोजिट नंबर यानी आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही मिलने जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है 1009 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, तो आपका ये क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए पार्ट नंबर 1 में हमारे पास, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। इसी टॉपिक के जो नेक्स्ट चीज पे है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर आपको यहाँ पे दिख गया है तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो तीन चीजों को, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टक नहीं होना है, प्रॉब्लम को बहुत रिलैक्स होके करना है। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे, जो मुझे आपको फर्दर समझाना है। अब नेक्स्ट पार्ट जो इस थ्योरी में है वो बेटा ये है कि आपको बताना है कंडीशन कौन सी होती है जब किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है। तो इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। वो आपसे थ्योरी को अगर मैं डिस्कस करूं तो कोई भी नंबर, जैसे मैं बोलूं आपसे लेट्स से 20 एक ऐसा नंबर है जिसके एंड में यहां 0 आ रहा है ना। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है तो वो नंबर पक्का 10 से डिवाइड हो जाता है। ये तो रूल है बेटा कि कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आएगा उसको 10 से तो डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो वही मैंने चीज यहाँ पे लिखी है, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आना है तो उसको 10 से तो डिवाइड होना पड़ेगा। और अगर अब मैं यहां सोचूं कि ये जो 10 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5, है ना। तो 2 इंटू 5 करने से ही 10 आता है। तो अब लॉजिक इज वेरी सिंपल, कोई भी नंबर, लेट्स से मैंने बोला आपसे ये 40 यहां लिखा है और ये इसके एंड में 0 सिर्फ इसलिए आ पा रहा है क्योंकि ये 4 इंटू 10 की फॉर्म है। और 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना। तो क्लियरली बहुत इजी लॉजिक है भाई, क्योंकि आपके पास 2 इंटू 5 नाम के दो फैक्टर्स आए हैं, है ना, दो प्राइम फैक्टर जो चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 एंड 5 दोनों प्राइम फैक्टर थे इस नंबर 40 में। दैट इज वाई यहां पे आपका ये जो नंबर है एंड में इसके 0 आया। तो रूल तो बहुत क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि मैंने आपको ये समझाया क्या है एग्जैक्टली। सो अगर मैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को पुट कर रहा हूं तो इट इज वेरी वेरी इजी नाउ। उसने पूछा क्या 4 की पावर n, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या कभी एंड में 0 आएगा भी या नहीं आएगा। सो लेट्स ट्राई। अगर मैं 4 की पावर को 3 ले लूं तो आप देख रहे हैं ये 64 आ रहा है, एंड में तो आपका 0 आ ही नहीं रहा। अगर मैंने बोला चलो यार 4 की पावर को 5 लेते हैं, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है ना, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो आपने देखा सर 4 की पावर 5 इज नथिंग बट 64 इंटू 16, और 4 इंटू 16 भी मैंने अगर करवाया सर तो एंड में तो 4 आएगा, एंड में तो 0 तब भी नहीं आ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे ये आंसर आपको कभी भी एंड में 0 नहीं देगा, बट दिस इज नॉट द वे दैट वी हैव टू राइट। हमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे लिखना है वो आप समझिए।
आपको जैसे ये 4 की पावर n है, आपको इस 4 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं जो कि होंगे 2 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, अब आप यहां पे बिल्कुल इस स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे इस चीज के फैक्टर्स करने के बाद, तो जो आपका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा उसमें आप ये स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आना होता है तो उसको 10 से डिवाइड होना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे क्लब करके लिखेंगे। You will write condition required for any number to end with 0. It has to be divisible by 10, whereas it should mean that it should contain the prime factorization of 2 and 5. So it's very easy. So clearly after writing that statement, you have to write your step number 3. Step number 3 में आप लोग यहाँ क्या करने जा रहे हो, आप यहाँ लिखोगे क्योंकि ये 2 इंटू 2 है और प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 5 होना चाहिए था, तो यू गाइज विल राइट क्लियरली, यहाँ पे क्लियरली बहुत इजीली दिख रहा है जो फैक्टर हमारा 5 है ना, जो हमारा फैक्टर 5 है, डेट फैक्टर 5 इज मिसिंग, है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 5 तो है नहीं, तो जो फैक्टर 5 है वो यहाँ मिसिंग है। तो इसकी वजह से ये जो आपका 4 की पावर n है, इट कैन नॉट एंड विद 0, ये कैन नॉट एंड विद 0, यानी ये इसके पास लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक था कि इट कैन नॉट एंड विद 0 का ये जो लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। गॉट इट। अब देखते हैं इसमें दूसरी चीज क्या है और आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, उस चीज को भी यहाँ पकड़ते हैं भी। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हमारा आने वाला है उसको देखो भाई। अब क्या बोल रहे हैं, 6 की पावर n। 6 की पावर n का मतलब आप लोगों को पता है कि 6 की पावर n जो होती है उसमें 2 इंटू 3 का ये n आ जाएगा। क्लियरली यहाँ पे भी आपको वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। आपको स्टेप नंबर 2 में सेम वही चीज लिखनी है जो आपने लिखी थी पहले, तो ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 में अगेन वी विल डू द सेम थिंग। यू हैव टू से कि जो फैक्टर 5 है इस बार भी मिसिंग है, तो जो फैक्टर 5 है दैट इज अगेन मिसिंग। सो दिस नंबर 6 की पावर n, इट कांट एंड विद 0। ठीक है, so the logic is very simple। तो both the question I guess are clear to you guys। दोनों प्रॉब्लम क्लियर होगा, कोई ट्रबल नहीं आ रहा होगा, ये बहुत इजी लॉजिक चल रहा है बेसिकली। ठीक है बेटा, ओके। सो ये समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल कवर किया है और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको भी हमने यहाँ कहीं ना कहीं पे कवर किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले लॉजिक पे। अब अगला लॉजिक आपसे क्या मांगता है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा स्मॉलेस्ट पावर का वो ही हम आंसर ले लेते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है ए और इसका जो आंसर है वो है एक्स स्क्वायर इंटू वाई। मेरे पास कोई दूसरा नंबर है बी जिसका आंसर है एक्स इंटू वाई स्क्वायर। गॉट इट। तो वो आपसे पूछ रहा है कि अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो आप लोगों को क्या करना होता है, आपको कंपेयर करने होते हैं पावर। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर और एक्स को कंपेयर करूं तो अगर मैंने बेटा बोला है मुझे एचसीएफ चाहिए तो आंसर मुझे चाहिए होता है सबसे छोटी पावर वाला। दैट इज द लैंग्वेज दैट आई वांट टू कन्वे यू। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर एचसीएफ मांगा गया है और मैंने बोला है आंसर होगा सबसे छोटी पावर वाला, तो मुझे ये बताइए एक्स स्क्वायर और एक्स में किसकी पावर छोटी है। तो क्लियरली यू विल से सर यहाँ एक्स की पावर जो ये 1 है तो ये सबसे छोटी है।
तो जब आप इसका HCF निकालोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स में आंसर में एक्स आएगा। एग्री बेटा? देन इफ आई हैव टू कंपेयर वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में अगर आप सर कंपेयर करोगे तो ये जो वाई स्क्वायर है ना, ये एक छोटी पावर के साथ है, तो डेट इज वाई आपका जो HCF आएगा इस क्वेश्चन में वो आएगा x इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। सपोज मैंने बोला मुझे HCF चाहिए 35 एंड मुझे 45 का HCF चाहिए। तो आपने बोला सर 35 को जो लिखा जाता है डेट इज 5 इंटू 7, ठीक है, और जो हमारा 45 होता है ये होता है 5 इंटू 9, और 9 को सर हम लिखते हैं 3 स्क्वायर। यहां तक कोई चैलेंज? अब सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसको 1 ले लिया जाता है ना? किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वो श्योरली 1 हो जाता है, ये रूल हमें पता है। तो यहां से अगर मैं पावर्स को कंपेयर करूं तो देखो, अगर मैं 5 और 5 को कंपेयर करूं तो सर क्योंकि दोनों एक जैसे नंबर हैं तो HCF में 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 की पावर 1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो आंसर तो 5 ही आएगा। अब अगर मैं देखूं सर 7 को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां कुछ भी नहीं लिखा है, और कुछ भी नहीं लिखा है तो अपने ब्रेन में यू कैन एज्यूम कि ये 7 की पावर 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है और ये सब, अगर मैं इसको 1 भी समझूं, 7 का पावर 0 भी समझूं, है ना, क्योंकि ये 1 है, तो क्लियरली यू विल से सर 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में जो कॉमन आता है वो तो 7 की पावर 0 आता है। सेम वे 3 के सामने भी यहाँ कोई नहीं है, तो आई कैन एज्यूम कि ये 3 की पावर 0 हो जाएगा। और 3 की पावर 0 और 3 स्क्वायर में कौन छोटी पावर में? सर 3 की पावर 0। ठीक है, अब 7 की पावर 0 लो चाहे 3 की पावर 0 लो, आंसर तो 1 ही आना है इनका। तो ये फाइनली आंसर क्या हुआ? 5 इंटू 1 इंटू 1, यानी इट इज नथिंग बट 5। ठीक है, वैसे एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यू डोंट हैव टू राइट सच काइंड ऑफ थिंग्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, बिल्कुल अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे सिर्फ 5 ही आपको दिख रहा है तो 5 विल बी योर आंसर। लेकिन अभी लिखने का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब को आपको मैं LCM बताऊंगा तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इस वे से आप अपना HCF निकालते हैं। और रही बात हमारे LCM निकालने की, तो जब मैं LCM की बात करता हूं तो मैं अपने आंसर में लेता हूं ग्रेटेस्ट पावर वाले को, ग्रेटेस्ट पावर। अब जो भी मेरे क्वेश्चन की ग्रेटेस्ट पावर होगी मैं उसको ले लेता हूं इन क्वेश्चंस में। अब ये कैसे आएगा इसको देखिए। सपोज ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जहां पे a का वैल्यू x स्क्वायर, लेट्स से y स्क्वायर, और इस बार चलिए z यानी z को भी लेके आते हैं, और आपका ये कोई b है जिसका आंसर है x y क्यूब एंड z क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? अगेन यू हैव टू डू कंपैरिजन, कंपैरिजन के अलावा कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं x स्क्वायर और x को कंपेयर करूं तो LCM में जिसकी ग्रेटेस्ट पावर होगी वो आंसर में आएगा। तो x स्क्वायर और x में अगर मैं देखूं तो क्लियरली सर x स्क्वायर एक बड़ा वैल्यू है, तो उसको आंसर में लेके आइए। y स्क्वायर और y क्यूब में आपको दिख रहा है y क्यूब एक बड़ा वैल्यू है, तो सर उसको आंसर में लेके आइए। और z एंड z क्यूब में यू कैन सी द z क्यूब वाला वैल्यू इज द बिगर वैल्यू, सो आप उसको आंसर में लाइए। तो डेट इज वाई इस क्वेश्चन का जो LCM हुआ वो हुआ x स्क्वायर y क्यूब एंड z क्यूब। बहुत क्लियर होगा, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं बेटा इन तरीके के क्वेश्चंस में। वहीं अगर मैं वैल्यूज को लेके चलता और सेम एग्जांपल में आपसे 35 45 वाला ही डिस्कस करूं, तो ये था 5 इंटू 7, ये था आपका 5 इंटू नथिंग इंटू
3 का स्क्वायर। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 में कौन बड़ा है? सर बड़ा तो दोनों सेम है, तो 5 को ही ले लीजिए। देन वी हैव आपका नेक्स्ट जो चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है 7, और अगर यहाँ कुछ नहीं लगा तो हमने 7 की पावर 0 एज्यूम कर लेता हूं मैं। तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में कौन बड़ा है सर? 7 की पावर 1 बड़ी है। वहीं अगर 3 के सामने कोई नहीं लिखा तो हम ब्रेन में एज्यूम कर लेते हैं 3 की पावर 0 है। तो 3 की पावर 0 और 3 स्क्वायर में कौन बड़ा है सर? 3 स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एलसीएम हो गया ये। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाते 5 इंटू 7 35 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, तो आपको अपना आंसर मिल जाता, एंड दैट इज नथिंग बट 315। सो 315 जो आपका है वो आपका इस क्वेश्चन का एलसीएम बन जाता। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे कैसे इन लोगों के आंसर्स को फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, अब आती है बात क्वेश्चंस को ट्राई करने की। तो एक रिलेशन आता और होता है, किसी भी नंबर का एचसीएफ, किसी भी नंबर का एलसीएम जो होता है ना, वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये कैसे होगा, इस चीज को भी वी विल वेरीफाई, यू डोंट वरी। बट सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकालते हैं 96 का और 440 का। अब 96 का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स आप जूनियर लेवल से सीख रहे हैं। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो यहां पे आएगा 48, है ना। अगर मैं फिर इसको 2 से डिवाइड करूं तो यहां पे आएगा 24, और ये आपको अब पता है दिस इज 3 से डिवाइड करूंगा तो यहां आएगा 8, और 8 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो आएगा 1। ठीक है, और 8 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये 2 की पावर 3 है। तो क्लियरली जो मेरा 96 है मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब, और क्योंकि 2 यहाँ 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है, तो कैन आई से दिस इज 2 की पावर 5 इंटू 3, यस और नो, है ना। क्योंकि 2 और 2 यहाँ 2 बार आया है और यहाँ पे सीधे 2 का क्यूब बन गया है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब जो होता है, जब बेस सेम होते हैं पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। तो बेस अगर सेम है और इन तीनों को अगर आपने ऐड किया तो ये आपको क्या मिलेगा? पावर 5। तो ये तो था पहला लॉजिक। अब चलते हैं 404। अगर मैं इसको 4 से ही डिवाइड करवा दूं पूरे को तो मुझे मिलेगा 101। ठीक है, और 101 जो मेरा नंबर होता है वो फर्दर किसी से तो डिवाइड नहीं होने जा रहा है यहाँ पे। तो जो 404 आपका होगा वो होगा, 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 101। गॉट इट? नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट दी एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एचसीएफ का रूल मैंने आपको बताया है अभी अभी। इन दोनों में से जिसका पावर भी सबसे छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्लियरली इन दोनों में जो छोटी पावर है वो है 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4। सो जो इस क्वेश्चन का एचसीएफ हुआ वो आया यहाँ पे 4। I guess the logic is very easy. अब now if you have to find the LCM of this question, so let me tell you LCM of this question को आपको निकालने के लिए I would suggest you, क्योंकि आपको दोनों नंबर गिवन है तो आपको पता है कि 96 में अगर मैं 404 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो किसके इक्वल हो जाता है? HCF इंटू LCM के, HCF इंटू LCM के, है ना। और LCM तो मुझे निकालना ही है, और HCF मेरा अभी अभी यहाँ पे 4 आया है। तो ये चीज अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवीजन में आ जाएगी बेटा। तो क्लियरली जो आपका LCM यहाँ पे होगा वो 96 इंटू 1, चलो पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, 404 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब मैं इसको फर्दर 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 101 आएगा। यहाँ तक कोई टेंशन?
तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 96 इंटू 101। ठीक है, तो अब मैं अगर 101 में 96 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये बनेगा 606, ये बनेगा 909, और एट लास्ट यू गाइज विल गेट योर आंसर एज 9697 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि यहाँ पे HCF कैसे निकल रहा है, और इस रिलेशन को जो हमने यहाँ डिफाइन किया है उसको यूज करके हाउ वी आर फाइंडिंग द एलसीएम। ठीक है, तो ये जैसे ही आपको क्लियर हो चुका है तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में जो HCF है 306 और 657 का, वो ऑलरेडी आपको 9 गिवन है। सो बेसिकली अगर HCF इंटू LCM वाले रिलेशन को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आपके ये जो दो नंबर हैं 306 और 657 वाला, यहाँ पे LCM निकालना है और HCF तो 9 आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं तो ये जो 9 है बेटा वो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। तो बेसिकली जो एलसीएम इस क्वेश्चन का होगा वो होगा 306 इंटू 657। ठीक है, अच्छा जी, और डिवीजन में है ये 9। अगर आपको टेबल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि किसकी टेबल को कैसे करते हैं तो नॉट नीड टू वरी, आप इसको 3 से कट कीजिए। ये होता है 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 102, कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इसको फर्दर और कैंसिल कर सकते हैं तो आप इसको बिल्कुल कैंसिल कीजिए। इसको करना है इसको करो, 657 को करना है इसको करो। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे फर्दर तो 6 को डिवाइड करोगे 2 आएगा और यहाँ पे आपका 19 आ जाएगा, तो 219। सो फाइनल आंसर में हमें 209 का इंटू 102 से करवाना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी, 2 इंटू 9 इज 8, 2 इंटू 1 इज 2 और 2 इंटू 2 इज 4। जब यहाँ जीरो लिखा होता है तो तीनों प्लेसेस में जीरो आ जाएगा, ये गैप हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें दो गैप्स को छोड़ना होता है और 1 का इंटू जब मैं 219 से करवाऊंगा तो ये नंबर एज इट इज आ जाते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे 8, 2, 4 प्लस 9 होता है 13। अगर ये 13 होगा तो 1 इधर कैरी हो जाएगा और 1 प्लस 1 होता है 2 और ये 2 तो एज इट इज यहाँ आएगा ही आएगा बेटा। So final answer of this question is 22328. Got it? So with this way we have also find the LCM of this problem. यहां तक भी कोई ट्रबल नहीं आना चाहिए। नॉर्मल ही हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया है और नॉर्मल मैथमेटिक्स से ही हमने इसका आंसर आपको दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमें फिर एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है और इस बार इस रिलेशन को वेरीफाई करके देना है। So I will just solve any two problems for you, especially I will solve this one for you and let's say चलो इसको भी कर लेते हैं। This you can try बेटा, because ये एक बहुत छोटा वैल्यू है, इसको तो आप ट्राई कर सकते हैं। So सबसे पहले चलते हैं 510 और 92 के वर्ड में ये एग्जैक्टली है क्या। अगर आप देखो तो 510 इज नथिंग बट 51 इंटू 10। दिस शुड बी माई अप्रोच। जब भी कभी एंड में जीरो होना तो ऐसे ही सोचने का है आपको। ठीक है, 51 आपको पता होना चाहिए ये 3 इंटू 17 ही होता है, यानी 17 का टेबल। और जो 10 आपका होता है वो होता है 2 इंटू 5। तो क्लियरली ये जो फैक्टर्स हमारे हैं 510 के वो आ चुके हैं लाइक दिस। 92 को अगर आप ढंग से देखें, बिल्कुल रिलैक्स होके देखें, तो ये होता है 46 इंटू 2। इट्स वेरी कूल यार।
46 को अगर मैं फिर से देखूं तो ये 23 इंटू 2 होता है और ये 2 तो ऑलरेडी देयर है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इजीली आपको यहां दिख भी रहा है कि 92 हमारा कुछ ऐसे ब्रेक हो सकता है। अब चलते हैं इन्हीं नंबर का एलसीएम निकालने और एचसीएफ निकालने। एलसीएम का रूल आपको पता है और एचसीएफ का रूल भी आपको कहीं ना कहीं पता है। तो पहले मैं इन वैल्यूज को, जो कि ये 510 और 92 है, इसे अगर मैं सिस्टमैटिक वे में लिखूं तो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और ये हो जाएगा 92 आपका 2 का स्क्वायर इंटू 23। गॉट इट। एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ जो चीजें हमें दिख रही हैं उनमें जो सबसे छोटी पावर होती है वही आंसर हो जाता है। और क्लियरली यहाँ 2 स्क्वायर और 2 में जो हमें कॉमन दिख रहा है यानी जो छोटा दिख रहा है वो है 2। गॉट इट। सो ये तो आपका आ गया बेटा सिंपल सा एचसीएफ। रही बात एलसीएम निकालने की, अब मैं इनके लिए चेक भी नहीं कर रहा हूं। एलसीएम में मुझे पता है इन दोनों में जो बड़ा होगा डेफिनेटली यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है। 3 के सामने अगर मैं 3 स्क्वायर एज्यूम करूं तो बड़ा कौन होगा 3। 7 के सामने अगर मैं 5 की पावर 0 का एज्यूम करूंगा तो बड़ा कौन होगा 5। ऐसे ही 17 और ऐसे ही 23 के सामने मैं एज्यूम करूं कौन होगा, तो यू विल गेट योर आंसर एज 23। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो ये आ चुका है। ठीक है। एलसीएम को फर्दर निकालने के लिए अब आपको यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका आपस में मल्टीप्लाई करवा के 15, ये है आपका इंटू 4 है ना, 2 का स्क्वायर जो कि बन जाएगा 15 इंटू 4 60। तो यहां तक की कैलकुलेशन से 60 आया। अब आपके पास बचा 17 इंटू 23। ठीक है। सो कैलकुलेशन में आप कैसे भी नहीं कर सकते हो। तो लेट से मैंने पहले 23 इंटू 17 का अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये आपका हो जाएगा 121 तक। 2 यहाँ कैरी हुआ, 7 इंटू 2 इज 14, 14 में प्लस 2 किया 16 और ये 23 एज इट इज आया। तो ये आपका हुआ 391 है ना, ये हुआ आपका कहीं ना कहीं 391। और अब अगर मैं इस 391 में 60 का मल्टीप्लाई करवा दूं तो 60 यानी 000, 6 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 6, 9 के साथ 6 कराऊंगा तो 54 आएगा। तो 54 का 4 वी विल टेक है ना, 5 इधर डाल देते हैं और 6 इंटू 3 इज योर 18। तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। तो जब आप यहाँ देखोगे तो ये 0 आया, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 8 आया। तो जो इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 18460। तो ये बिल्कुल चैलेंज नहीं होगा आपके लिए कि ये जो आंसर आया है। अब रही बात यहाँ पे वेरिफिकेशन की, तो पहले मैं इस जो मैंने कैलकुलेशन किया है इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। अब इस रिलेशन को जब आप वेरीफाई करवाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस 2 का इंटू, क्योंकि एचसीएफ है, इस एलसीएम के साथ करवाना है जो कि 18460 है। ठीक है। और ये इसका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसका आंसर डेफिनेटली इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। So I would suggest you in examination you don't have to do these multiplications. Instead आपके लिए जो भी इनमें से मल्टीप्लाई करना इजी है, जैसे अगर आपको लगता है ये इजी है तो सिंपली ये लिख दो कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है जब आप इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको ये कहीं ना कहीं जो मिलेगा वो मिलेगा 36, कुछ ऐसा। सिंपली एलएचएस को ऐसे सॉल्व कर लो और राइट हैंड साइड को इफ यू आर प्रीटी मच श्योर अबाउट योर कैलकुलेशन नो नीड टू सॉल्व देम, इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिख दो बेटा, क्यों दो बार किसी चीज को सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो अब आई वुड सजेस्ट यू कि बाकी के 2 पार्ट्स भी कर लो यार, ये तो और इजी पार्ट्स हैं आपके, है ना। तो इन दोनों को ट्राई कर लेना और दैट आई विल चेक कि आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे किया है। क्लियर है।
अब चलते हैं एक और तरीके के प्रॉब्लम में, एक और क्वेश्चन जो आपकी बुक में है। अब वो आपसे फिर से एलसीएम और एचसीएफ ही मांग रहे हैं, लेकिन इस बार 3 नंबर्स हैं, कोई नहीं, पहले 12 को लो, 15 को लो, 21 को लो। सो 12 होता है आपका 4 इंटू 3, 4 को लिखा जाता है 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 3। 15 होता है आपका 3 इंटू 5 और 21 होता है आपका 3 इंटू 7। गॉट इट। तो अब तो आपके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट अ केक वॉक फॉर यू गाइस। अब आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम। अगर मुझे यहाँ एचसीएफ निकालना है तो 2 स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ फाइट करने के लिए कोई भी नहीं बैठा है ना, तो इसके साथ जो यहाँ पे बैठे हैं वो बैठे हैं 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0। तो जो सबसे छोटा इसमें है वो है 2 की पावर 0, जिसको हम 1 बोलते हैं। तो 2 स्क्वायर को तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं एचसीएफ के केस में, क्योंकि हमें लेना होता है जो कॉमन फैक्टर है ना उसका हाईएस्ट। तो 2 जब यहाँ है ही नहीं तो कॉमन आएगा क्या? हमें जो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 3, 3 और 3, है ना। तो डेफिनेटली तीनों की पावर अगर 1 1 है तो एचसीएफ में मेरे 3 आया। 5 अगर यहाँ किसी के पास है ही नहीं तो कॉमन तो वो हो ही नहीं सकता, तो 5 भी वी कैन नॉट राइट। ऐसे ही 7 भी वी कैन नॉट राइट। तो द एचसीएफ ऑफ दीज 3 वैल्यूज इज नथिंग बट योर 3। नाउ बैक टू योर एलसीएम वाला गेम। 2 स्क्वायर 2 0 2 0, कौन सबसे बड़ा? 2 स्क्वायर सबसे बड़ा सर। इन 3 में सबसे बड़ा कौन है? 3। 5 में सबसे बड़ा कौन है सर? अगर यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिखा है तो बड़ा तो कौन होगा? बड़ा तो फिर सर 5 को ही आना पड़ेगा। 7 में सबसे बड़ा कौन है? अगर सर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया है तो इसी 7 को एज इट इज यहाँ ले लो, क्योंकि इसको ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ पे एलसीएम ईयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर मैं देखूं 17, 23, 29, तो ये सारे के सारे हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो ये 17 इंटू 1 है, ये 23 इंटू 1 है और ये कहीं ना कहीं 29 इंटू 1 है। तो अगर मैं इसका एचसीएफ देखूं तो इसमें जो कॉमन है इन तीनों में वो है सिर्फ 1, है ना। और 1 का अगर कॉमन है तो आंसर तो 1 ही आना चाहिए। एलसीएम में मैं अगर देखूं 17 इकलौता वैल्यू, इसके साथ कोई फाइट करने वाला नहीं है तो 17 को ही आना पड़ेगा। 23 भी अकेला है तो इसको भी आना पड़ेगा और ऐसे ही 29 को भी आना पड़ेगा। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, डिट्टो इफ आई से 8 होता है 2 का क्यूब। अगर मैं 9 देखूं तो ये होता है 3 स्क्वायर और अगर मैं 25 देखूं तो ये होता है 5 स्क्वायर। अगेन आप यहाँ देखोगे क्योंकि यहाँ HCF में कुछ भी कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 1 1, तो HCF इज अगेन 1। वहीं LCM में यू नो 2 की पावर 3 इकलौता वैल्यू है तो 2 की पावर 3 विल कम। 3 स्क्वायर यहाँ पे इकलौता वैल्यू है तो दैट विल कम एंड 5 स्क्वायर इज द ओनली वैल्यू तो 5 स्क्वायर विल कम। ठीक है, सो दिस इज द HCF ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड एलसीएम। ठीक है, तो बहुत इजी से लॉजिक थे, आपको समझने में कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं इसमें क्या है। अब ये है एक वर्ड प्रॉब्लम। सो बिफोर एनीथिंग लेट मी टेल यू, जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि मीट कब करना है, मीट कब करना है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिखा है कि वो फिर से कब मीट करेंगे, मीट, मीट इज द वर्ड, है ना। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में मीटिंग टाइप का कोई भी वर्ड होगा तो यू हैव टू टेक एलसीएम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, है ना। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड फील्ड का चक्कर काटने में, और जो रवि है उसको लग रहे हैं 12 मिनट्स टू कंप्लीट दी सेम सर्कुलर राउंड, है ना। सो वो ये बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, लेट्स से ये सर्कुलर पॉइंट है एंड ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से सोनिया एंड रवि ने स्टार्ट किया, और अब उन्होंने बाई चांस यहाँ पे स्टार्ट किया 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 किया। अब वो ये पूछ रहा है बेटा
कि कितने मिनट्स बाद वो एक बार इस स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं, अगर मैं यहां से इनका एलसीएम लूं, ठीक है, तो 18 आपको पता है इज नथिंग बट 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 9। 12 होता है 4 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3। तो जो एलसीएम होता है इन दोनों में जो भी सबसे छोटा होगा या बड़ा होगा, बताओ किसको लेते हो? आई थिंक बड़े वाले को। तो एलसीएम में आपको पता है 2 स्क्वायर आएगा, ऐसे ही अगर 3 स्क्वायर और 3 को मैं देखूं तो 3 स्क्वायर आएगा। This is nothing but your 4 into 3 square is nothing but 36। तो क्लियरली 36 मिनट्स बाद ये दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। दैट इज द आंसर। ऐसा क्यों? देखो 36 मिनट्स बाद क्या होगा, अगर सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लग रहे हैं, तो 36 मिनट्स के बाद सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे और आफ्टर हर सेकंड राउंड के बाद वो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी। रवि की जिस हिसाब से स्पीड है, ही इज मच क्विकर। तो रवि का बिल्कुल 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे 36 मिनट्स में, क्योंकि 12 मिनट्स में उसका एक सिंगल राउंड है ना कवर कर रहा है। तो रवि का 3rd राउंड कंप्लीट हो जाएगा, सोनिया का 2nd राउंड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वो फिर से कब मिलेंगे। उन्होंने कितने राउंड्स कट करे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें इस स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर फिर से मिलना है तो डेफिनेटली आप यहां देख सकते हो आफ्टर 36 मिनट्स वो एक बार फिर से मिलेंगे, चाहे किसी का 2nd राउंड हो या किसी का 3rd राउंड हो, इट डजंट मैटर। क्लियर है? सो नाउ फाइनली द एक्सरसाइज इज ओवर। एक्सरसाइज यहां खत्म हो चुकी है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन क्लास, है ना। अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आराम से देखिएगा एंड प्लीज कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा, थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू गाइज। Intentionally I haven't covered your question number first because that was very easy question. You just have to factorize, so hopefully that question you also have to do. ठीक है? So till then goodbye यार, thank you.